हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम अपने हिस्ट्री क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं अपनी चैप्टर की ओर। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरी जो वीडियोज़ होंगी वो केवल हाफ एन आवर की होंगी, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगी, कभी थोड़ा बहुत हो गया तो वो आप मैनेज कर लेना। तो हाफ एन आवर में मैं इतना कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ और एक ऑथेंटिक आपको मटेरियल मिले याद करने का, और आप उससे नोट्स भी इजीली प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। ऐसा मैं आपको ऐसी गाइडेंस दूंगी, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपके एग्ज़ाम बेस्ड से भी बहुत ज़्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, हर एक बच्चे का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। तो आइए चलते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट्स वीडियो में मैंने सारा सिलेबस डाल रखा है, ठीक है। जो शॉर्ट्स वाला है उसमें वो चैप्टर्स हैं जो आपके सीबीएसई के लिए रेडी करने हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और जो वीडियो वाले हैं वो मैंने आपको ये बताया कि टोटल बुक में कितने चैप्टर्स हैं, और डिडक्ट होने के बाद जो 30% सिलेबस हमारा रिडक्शन हुआ है वो हमारा मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिया है, जो हमें चैप्टर्स कवर करने हैं। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर भी बता देती हूँ, ये आपका इंडेक्स है। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 यूनिट्स में आपके चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। पहली जो यूनिट है इसके 2 चैप्टर हैं, समय की शुरुआत से और लेखन कला और शहरी जीवन। तो ये समय की शुरुआत से जो चैप्टर है ये नहीं आ रहा है, मोस्टली ये कभी आता नहीं है, ठीक है। जब मैंने अपनी 11th की थी 2021 में, उस टाइम भी ये चैप्टर जो था वो नहीं आया था, और इस बार भी नहीं आ रहा है। मोस्टली ये कटा हुआ ही होता है ये चैप्टर। तो इसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर नहीं आ रहा है, सेकंड चैप्टर हमारा ज़रूर आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड यूनिट में से हमारा ये वाला चैप्टर आ रहा है 3। 4 वाला चैप्टर हमारा कट है, ठीक है। यायावर साम्राज्य आ रहा है। उसके बाद अगली यूनिट में से हमारा आता है 3 वर्ग आ रहा है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये संस्कृतियों का टकराव नहीं आ रहा है। आधुनिकीकरण की ओर, इसमें से हमारा ये एक मिनट, ये आ रहा है। औद्योगिक क्रांति नहीं आ रहा, मूल निवासियों का विस्थापन आ रहा है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, मतलब चारों यूनिट में से आपके एक एक चैप्टर कटा हुआ है। इसमें से ये कटा हुआ है, इसमें से ये कटा हुआ है चैप्टर 8। और अगर ऊपर की दोनों यूनिट की बात करें तो इनमें से भी आपका इस्लाम वाला और ये वाला कटा हुआ है। इट मीन्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं आपके पास कवर करने के लिए। तो इतना ज़्यादा आपका हैवी बर्डन आपको नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 70%, ठीक है। तो वो आपको कवर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो ये है हमारा चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये जो चैप्टर है ये पूरा मेसोपोटामिया की सभ्यता के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सारी हम उस सभ्यता के बारे में ही इस चैप्टर में बात करेंगे, और मैं जो भी कंटेंट आपको पढ़ाऊंगी वो सीधा एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर बुक ना भी पढ़ें, वीडियोज़ को देख के आप अपने सिलेबस को कम्प्लीटली कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र को राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे, और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। आप देखो,
जैसा मैंने आपको बताया था कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है और मेसोपोटामिया के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, एनसीईआरटी के जो साइड में छोटे छोटे क्विज़ेज़ या जो बॉक्सेस दे रखे होते हैं वो आप, कुछ लोग होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, बट उनको इग्नोर ना करके, क्योंकि उनमें ज़्यादा मटेरियल होता है। ठीक है, पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल वहीं होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखो मेसोपोटामिया नाम जो है यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोज यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। तो मेसोपोटामिया जो शब्द है, मेसोपोटामिया जो ये शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोज और दूसरा शब्द है पोटेमस। ठीक है, यहाँ पे जो मेसोज है उसका मतलब होता है मध्य यानी कि बीच में, और पोटेमस मतलब होता है नदी। ठीक है, मेसो मतलब बीच में और पोटामोस मतलब नदी, यानी कि नदी के बीच की जो सभ्यता है उसको हम मेसोपोटामिया सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, ये दो नदियाँ हैं, दजला नदी और फरात नदी। इन दोनों के बीच में जो सभ्यता पनपी उनको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं। अब मेसोपोटामिया, इस सभ्यता को मेसोपोटामिया नाम क्यों दिया? क्योंकि ये दो नदियों के बीच की सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया जो नाम है ये यूनान से लिया गया है, और जिसमें मेसोस का मतलब होता है बीच में और पोटामोस का मतलब होता है नदी के, तो नदी के बीच की सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, तो और कौन सी, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो कौन सी दो नदी थी जो जहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता स्थित थी? तो वो दजला और फरात नदी थी। इंग्लिश में हम इसे यूरोफ्रेट्स और टिग्रिस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही आप पहली लाइन में देख सकते हैं शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी। मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता हम आगे जाके पढ़ेंगे, या किन लोगों ने पढ़ भी रखी हो, तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो इसके समकालीन ही थी। समकालीन मतलब होता है जो इनके समय की ही, ठीक है, जो इनके साथ ही चल रही थी, इनके समय की थी। ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया थी वो दो नदियों के बीच की सभ्यता थी, इसलिए उसको मेसोपोटामिया बोलते थे। और दो नदी वो थी फरात और दजला नदी, और यहीं से ही ये जो सभ्यता है, ऐसा माना जाता है कि यहीं से शहरी जीवन की शुरुआत हुई। जो मेसोपोटामिया की समय की जितनी भी सभ्यताएं थी वहीं से हमारे शहरी जीवन की शुरुआत होती है। जैसे मेसोपोटामिया जो है उसके समकालीन जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता भी थी। ठीक है, चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, तो ये सारी जो सभ्यता थी ऐसा माना जाता है कि यहीं से, इन्हीं सभ्यताओं से ही शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। क्योंकि देखो आप, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी शहरी थी, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता भी शहरी थी, विकसित थी। ठीक है, तो इस समय से ही, जब से ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तब से ही हमारी जो शहरी जीवन है उसकी शुरुआत होती है। और जहाँ पे ये मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी वो जो हिस्सा है, अब वो इराक गणराज्य का हिस्सा है। ठीक है, मान लो ये आपकी दो नदियाँ थी, दजला और फरात, इसके बीच का जो मेसोपोटामिया सभ्यता फैली हुई थी, अब ये जो जगह है, ठीक है, अब तो ये सभ्यता खत्म हो गई, अब ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है अब ये इराक गणराज्य में है। ठीक है, अब ये इराक में है, इराक का हिस्सा बन चुकी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जहाँ पे थी, तो वो अब कहाँ पे स्थित है? वो अब इराक गणराज्य का हिस्सा बन चुका है जहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, देखो इनकी जो जितनी भी हमारी सभ्यता हुई हैं, कुछ ना कुछ उनकी विशेषता रही है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता क्या थी? पहली विशेषता इनकी ये थी कि ये एकदम संपन्न थे। ठीक है, अब किसी भी चीज़ के लिए ये किसी दूसरी सभ्यता पे या किसी और पर निर्भर नहीं थे। और दूसरी चीज़, ये शहरी जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा नहीं है कि ये हमसे बहुत पहले की समय की सभ्यता है तो ये अच्छा जीवन नहीं जी रहे थे या हमारे जैसा जीवन ये नहीं जी रहे थे। सबसे अच्छी बात यही है कि हमसे इतने साल पहले जो सभ्यता थी वो भी हमारी तरह ही शहरी जीवन व्यतीत कर रही थी। और इनका जो साहित्य है वो विशाल और समृद्ध है। साहित्य होता है जो लिखा पढ़ी का, इनका जो भी हमें साहित्य मिला है जहाँ से हमें इसके बारे में नॉलेज मिलती है। और गणित के बारे में इसे जाना जाता है और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है और उसका जो साहित्य है, पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश और उत्तरी सीरिया और तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। ठीक है, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओ के साथ भी
मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। तो आगे हम इसमें इस पैराग्राफ में कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, देखो मैं साथ के साथ कोशिश करूँगी कि आप लोगों को याद भी होता रहे। इसमें हमने 3 से 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि जो मेसोपोटामिया है उसका मतलब होता है, वो मेसोपोटामिया जो शब्द है वो यूनान से लिया गया है, यूनान भाषा का शब्द है और 2 वर्डों के मेल से बना है ये मेसोस और पोटामोस। ठीक है, मेसोस मतलब होता है मध्य, किसी के भी बीच में, ठीक है, बीच में। और किसके बीच में है? पोटामोस यानी कि नदी, नदी के बीच की जो सभ्यता है उसे मेसोपोटामिया बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को मेसोपोटामिया क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूनान से लिया गया है और दो शब्दों से मिलके बना है जिनका मतलब होता है नदी के बीच में। ठीक है, तो ये 2 नदियों के बीच में कौन कौन सी नदियाँ थी? वो दजला और फरात नदी, यूरोफ्रेट्स और टाइग्रिस। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये जो सभ्यता है जिस जगह पर थी, अब वो कौन से हिस्से में है? अब वो इराक गणराज्य जो है उसके हिस्से में है अभी। और इनकी विशेषता क्या है? ये शहरी जीवन व्यतीत करते थे, संपन्न थे खुद। ठीक है, इनका साहित्य विशाल साहित्य और समृद्ध साहित्य है। गणित और खगोल विद्या के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और मिस्र की जो फ़ाराओ की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो भाषा थी और जो लिपि थी वो वहाँ पे भी चलती थी। इतना ही आपको याद रखना है, आगे इसमें कुछ नहीं याद रखना। तो आगे पढ़ते हैं। देखो, अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में, यानी कि जब हम इनके इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमें साहित्य मिला है, जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें ये दिखता है कि देखो जैसे कि इनकी जो सभ्यता थी, हमें पता है कि ये शहरी जीवन व्यतीत करते थे। इनका जो दक्षिणी भाग था, इनकी जो सभ्यता थी उसका जो दक्षिणी भाग था उसको हम सुमेर या फिर अक्कद कहा करते थे। लेकिन 2000 ईसा पूर्व से पहले थी ये बात। 2000 ईसा पूर्व के बाद दक्षिणी क्षेत्र में एक शहर बना जिसका नाम था बेबीलोन। और जब वो शहर बना बेबीलोन, तब से 2000 ईसा पूर्व के बाद एक शहर बनता है बेबीलोन। ठीक है, उस शहर के बनने के बाद दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तो अगर आपके अगर सुमेर या अक्कद नाम आता है तो भी दक्षिण के लिए है, और बेबीलोनिया नाम आता है तो भी दक्षिण के लिए ही है। बस अंतर इतना है कि 2000 ईसा पूर्व से पहले सुमेर और अक्कद कहा जाता था, लेकिन जब बेबीलोनिया शहर बना उसके बाद से बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और ये भी आ सकता है कि बेबीलोन शहर कब बना? 2000 ईसा पूर्व के बाद बना। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इनकी जो भी सभ्यता थी, दक्षिण को तो 2000 ईसा पूर्व से पहले दक्षिण वाले क्षेत्र को तो अक्कद या फिर सुमेर कहा जाता था, लेकिन जब वहाँ पे बेबीलोन राज्य स्थापित हुआ तो उसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ये बात हो गई दक्षिण की। अब उत्तर की तरफ अगर हम चलते हैं तो लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाई लोग हुआ करते थे, ठीक है, जब उन्होंने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया तो उसे असीरिया कहा जाने लगा। उत्तर क्षेत्र को असीरिया कहा जाता था और दक्षिणी को बेबीलोनिया। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। किस प्रदेश की? उत्तर का जो प्रदेश था, यानी कि जो असीरिया था, उत्तर क्षेत्र जो था, उसकी जो भाषा थी वो सुमेरियन थी। सुमेरियन बोल दो या फिर सुमेरी बोल दो। ठीक है, धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अब आप एक चीज़ देखो, हमने देखा कि दक्षिणी क्षेत्र को सुमेरी अक्कद बोलते हैं, बाद में उसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लेकिन अगर हम उत्तर की तरफ जाएं तो वहाँ पे असीरिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया, हाँ, उत्तर की तरफ अगर हम जाएं तो उसे असीरिया कहा जाता था। ठीक है, और इनकी भाषा थी सुमेरियन या फिर सुमेरी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब 2400 ईसा पूर्व हुआ तो ये जो अक्कद अब क्या है, 2000 ईसा पूर्व हो गया, 2000 ईसा पूर्व हो गया और बेबीलोनिया कहा जाने लगा। दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोन का राज्य स्थापित हो गया वहाँ। अब जो अक्कदी लोग थे ये दक्षिण से चलकर आए उत्तर में। ठीक है, और जब तक
ये नहीं आए थे तब तक तो वहाँ की भाषा सुमेरियन और सुमेरी ही थी। और जब अक्कदी लोग जो थे, अक्कदी भाषी लोग यानी कि जो अक्कद लोग थे, ठीक है, जो दक्षिण 2000 ईसा पूर्व से पहले दक्षिण के थे, अब जब वो उत्तर भारत में आए, सॉरी उत्तर मेसोपोटामिया में आए, तो क्या हुआ, उनकी भाषा बदल गई, उत्तरी क्षेत्र की भाषा बदल के जो सुमेरियन और सुमेरी थी वो अक्कदी हो गई, ठीक है, क्योंकि अब जो दक्षिण से अक्कद लोग उत्तर की तरफ आए और उन्होंने अपनी भाषा को वहाँ पे स्थान दे दिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। 2400 ईसा पूर्व के आसपास तो अक्कदी ने सुमेरी का स्थान ले लिया और धीरे धीरे 1400 ईसा पूर्व से अरामाइक भाषा भी यहाँ पे आने लगी। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है, ठीक है। मेसोपोटामिया के पुरातत्व खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर, जैसे उरूक और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत के किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई कोई प्रयोजन नहीं चला। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजार और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखो, मेसोपोटामिया जो है पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत, यानी कि जो उनके पुराने जो तत्व थे, यानी कि पुरानी जो चीज़ें वो यूज़ करते थे उस टाइम में, ठीक है, खुदाई शुरू हुई और मेसोपोटामिया की पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत हुई 1840 के दशक में। और दो स्थलों पर, जैसे उरूक और मारी, ठीक है, ये शहर थे मेसोपोटामिया के। इनके आगे जाके हम इन पे चर्चा करेंगे। तो कई दशकों तक मेसोपोटामिया के पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने खुदाई की, ठीक है। और हमें खुदाई के फलस्वरूप हमें बहुत सारी इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्रें, औजार, मुद्राओं का ही नहीं बल्कि ये सारी चीज़ तो पुरातत्व हो गई, बल्कि हमें साहित्य भी मिला है, वहाँ से लिखित दस्तावेज भी मिला है। यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरांश सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। अब ये कह रहे हैं कि हमने खोज तो करी, ठीक है, खोज करी हमने इनके पुरातत्व साक्ष्यों को निकालने के लिए और हमें बहुत सारी चीज़ें भी मिली, पुरातत्व साक्ष्य भी मिले और हमें लिखित दस्तावेज भी मिला। इसी के साथ साथ जो यूरोपवासी थे, जो यूरोप के लोग थे, वो मेसोपोटामिया को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। क्यों मानते थे वो मेसोपोटामिया को महत्वपूर्ण? वो इसलिए मानते थे क्योंकि जो बाइबल है, उनका जो पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, बाइबल का प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है। तो इसलिए ये जो थे, क्योंकि इनकी होली बुक में, इनकी पवित्र ग्रंथ में मेसोपोटामिया का उल्लेख मिलता है, तो ये इसे अपने पूर्वजों की ही भूमि मानते थे और इसे बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे और महत्वपूर्ण मानते थे अपने लिए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में, यूरोप वासियों के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण था मेसोपोटामिया? तो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो बाइबल का प्रथम जो भाग था ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें मेसोपोटामिया के बारे में बात की गई थी, ठीक है, और ये इसे अपने पूर्वजों की भूमि ही मानते थे। और जब हमने खोज करनी शुरू की तो हमने ओल्ड टेस्टामेंट में जो लिखा था उन सारी बातों को सही सिद्ध करने का प्रयत्न किया। मतलब ये बात खोजने की कोशिश करी कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में इसके बारे में उल्लेख है मेसोपोटामिया के बारे में, क्या ये सच में इनकी पूर्वजों की भूमि है या नहीं, मतलब उस चीज़ को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई।
सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे, इसमें इतना कुछ नहीं, आपको ऊपर तक ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। ये कह रहे हैं कि 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई, ठीक है। मतलब 19वीं जो सदी थी ना, उस सदी में जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोग बहुत उत्साहित रहते थे। 19वीं सदी के टाइम में मेसोपोटामिया के बारे में जानने के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब हमने खुदाई करना शुरू किया, तो खुदाई करने के बाद क्या किया हमने कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा था वो चीज़ सही है या नहीं, उस चीज़ को हमने सही सिद्ध करने का भी कोशिश किया, ठीक है। तो 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान पर खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था, ठीक है। तो एक इन्होंने जो अभियान का खर्च उठाया उसमें क्या हुआ, मेसोपोटामिया से एक ऐसी पट्टिका यानी कि जो टैबलेट होती है, ठीक है, जो होते हैं ना अभिलेख टाइप जो उनकी होती है, तो वो मिली। और उसको जब हमने पढ़ा तो ये पाया कि उसमें बाइबल में जो उल्लेखित है जल प्लावन, मतलब मेसोपोटामिया की जो पट्टिका है उसके ऊपर बाइबल के अंदर जो फ्लड, जो बाढ़ आने की जो कहानी है, सेम टू सेम कहानी मेसोपोटामिया के अभिलेख में भी हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन दोनों में रिलेशन था, ठीक है। तो बाइबल के अनुसार ये जो फ्लड था, जो जल प्लावन था, पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु जो परमेश्वर है उन्होंने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जियोसूद्र या उत्नापिष्टिम कहा जाता है। तो ये एक कहानी बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि बाइबल में ना एक फ्लड की कहानी लिखी है। फ्लड यानी कि होती है बाढ़ जो आती है, ठीक है। और जो कहानी बाइबल में लिखी है, जो यूरोपियंस का जो होली बुक है, ठीक है, सेम टू सेम कहानी जो मेसोपोटामिया की टैबलेट है, जो अभिलेख है, उसमें हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन था। और बाइबल के अनुसार बाइबल ये कहती है कि वो जो फ्लड आई थी, जो बाढ़ आई थी, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि पूरी दुनिया जीवन को ही नष्ट करने वाली थी, लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने जीवन को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए एक नोआ नाम के व्यक्ति को चुना। ये ऐसा मानते हैं, कौन मानते हैं, ये यूरोपियन लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बाइबल बुक में लिखा है, बाइबल के अनुसार है ये चीज़ें, ठीक है। तो नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना और उस नोआ नाम के व्यक्ति ने बहुत बड़ी नाव बनाई और उसमें सब जीव जंतु का एक एक जोड़ा रखा, और बाकी के जो जितने थे वो तो मर गए, लेकिन जो नाव में बैठे थे सिर्फ वो बच गए, ठीक है। तो ये एक इस तरह की कहानी टैबलेट पर भी मिलती है मेसोपोटामिया के। और इस कहानी को के मुख्य जो पात्र है, इसे जियोसूद्र या फिर उत्नापिष्टिम कहा जाता है। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। अब हम आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, यानी कि हम उसकी ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इराक जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आज के इराक गणराज्य का हिस्सा बन चुका है। तो जो इराक है वो भौगोलिक विविधता का देश है, यानी कि उसमें जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा हैं, भौगोलिक विविधता है उस देश में। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे
आच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तक जंगली फूल है। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। तो ये मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ का भूगोल कैसा था, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी। अगर हम बात करें तो वो जो जगह थी वो भौगोलिक विविधता से भरा हुआ देश था, ठीक है, जहाँ पे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो इसका जो पूर्वोत्तर भाग था वहाँ पे तो हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि पूर्वोत्तर भाग में तो हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो कि धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। साथ ही ये स्वच्छ झरने और जंगली फूल हैं, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति कैसी है, यहाँ पे पूर्व में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है और स्वच्छ झरने हैं, जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी हो जाती है और 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती यहाँ पे शुरू हो गई थी। ये बात हो रही है पूर्व की, ठीक है, पूर्व की बात हो रही है ये कि पूर्व में क्या था, हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे, स्वच्छ झरने थे, जंगली फूल थे, पर्याप्त वर्षा हो जाती थी यहाँ पे फसल के लिए और 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच यहाँ खेती शुरू हो गई। फिर बात आती है उत्तर में। तो उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। उत्तर में क्या है, ऊंची भूमि है जहाँ पे स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। तो स्टेपी घास के मैदान है यहाँ पे, यानी कि उत्तर में जो चरवाहे होते थे वो अपने जानवरों को चराते थे, ठीक है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियों यहाँ उगने वाली छोटी छोटी घास और अपना भरण पोषण करती हैं, ठीक है। अब देखो जो चरवाहे होते हैं वो जानवरों को रखते हैं, क्या करते थे वो उनका दूध बेचते थे, उनका मांस बेचते थे, जिससे वो उनकी जीविका बनी रहती थी, ठीक है। उनका काम था वो, ठीक है। और इसमें अब जानवर वो रखेंगे तो उन्हें खिलाने के लिए भी चाहिए, तो वो खिलाने के लिए कहाँ पे लाते थे, उत्तर की जो ऊंची भूमि हुआ करती थी, स्टेपी घास के जो मैदान हुआ करते थे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ले जाया करते थे। तो आ सकता है कि जो पशुपालक होते थे वो कहाँ पे अपने जानवरों को चराने जाते थे, तो वो उत्तर में जाते थे, ठीक है। पूर्वी में तो हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे इस तरीके, ठीक है। फिर बात आती है कि सर्दियों की जो वर्षा होती थी, यानी कि सर्दियों की जो बारिश होती थी, उसके बाद जो यहाँ पे घास उगती थी छोटी छोटी, तो भेड़ बकरियां जो थी इन्हें खाती थी और अपना भरण पोषण करती थी। पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थी। परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होता था, जो पूर्व में दजला की सहायक जो नदियाँ थी, मैंने आपको बताया कि दजला और फरात दो नदी के बीच की ये सभ्यता है। तो जो दजला नदी थी उसकी जो सहायक नदियाँ थी, ठीक है, वो ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए एक अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थी, ठीक है। यानी कि जो दजला की जो साथ की जो नदियाँ थी, उसकी जो सहायक नदियाँ थी, ठीक है, वो पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए अच्छा साधन थी, वहाँ से पहाड़ी प्रदेशों में जाया जा सकता था। पूर्व की बात हो गई, उत्तर की बात हो गई। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का अच्छा साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। जब इन नदियों में बाढ़ आती अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो दक्षिणी जो क्षेत्र था, यही वो क्षेत्र था जहाँ पे सबसे पहले शहरीकरण शुरू हुआ और जो लेखन प्रणाली थी वो शुरू हुई, ठीक है। और इन रेगिस्तानों में शहर के लिए भरण पोषण का अच्छा साधन बन सकने की क्षमता थी। क्या होता था कि जो दजला और फरात दोनों जो नदियाँ थी, ठीक है, उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। मान लो कि ये दोनों नदियाँ हैं, ठीक है, और ये पहाड़ों से निकल रही हैं, ये दोनों, ये पहाड़ है और ये पहाड़ों से दोनों नदियाँ ये निकल रही हैं। तो ये पहाड़ों से निकलती हुई ये क्या करती, मैंने आपको बताया कि पहाड़ों में जाने के लिए जो दजला थी उसकी जो सहायक नदियाँ थी वो एक अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, ठीक है। तो जब ये
दोनों नदियाँ पहाड़ों से निकलती थी, तो जो अपने साथ ये मिट्टी लेकर आती थी, उपजाऊ मिट्टी पहाड़ों से, ठीक है। और जब भी और जहाँ जहाँ ये जाती थी वहाँ पे उस उपजाऊ मिट्टी को ये छोड़ देती थी और वो वहीं जमा हो जाती थी, ठीक है। ये बात हो रही है दक्षिण की। फिर है फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद। फरात नदी रेगिस्तान यहाँ पे बोला जा रहा है, रेगिस्तान यहाँ पे बोला, एक मिनट, रेगिस्तान यहाँ पे दक्षिण को ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती थी। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है और पुराने ज़माने की में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थीं। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जो मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो क्या होता था, जैसे ही फरात की जो नदी है वो रेगिस्तान में आती थी, यानी कि जो दक्षिणी क्षेत्र में आती थी, तो वो कई धाराओं में बढ़ जाती थी। लाइक मान लो ये आपका दक्षिणी क्षेत्र है और ये आपकी यहाँ से आ रही है, ये मान लो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ से आपकी आ रही है दजला नदी, और ये दक्षिणी क्षेत्र में एंटर करते ही ये अपनी सहायक नदियों में बट जाएगी। और सहायक नदियों में बटने से क्या होगा कि कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ भी आ जाती थी, और बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, पानी जो है वो ऊपर निकलेगा, और इन नदियों को इस्तेमाल किया जाता था यहाँ के जो खेत होते थे उनकी सिंचाई करने के लिए, गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, उनके खेतों की सिंचाई करने के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेगिस्तान यानी कि जो दक्षिणी क्षेत्र की जो फरात नदी निकलती थी, तो वो किस किस के खेतों की उससे सिंचाई की जाती थी। फिर बात आती है रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। यानी कि उस टाइम की जितनी भी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी, यानी कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ सभ्यता थी मेसोपोटामिया। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी, पर तब भी मैंने आपको बताया पर्याप्त वर्षा हो जाती थी। वो होती थी पूर्वी इलाके की, मैंने आपको बात करी, और मैंने बताया था ना वहाँ पे हरे भरे पेड़ होते थे, और पूर्वी इलाकों में क्योंकि वहाँ हरे भरे पेड़ भी हैं, जो जहाँ पेड़ ज़्यादा होंगे वहाँ वर्षा तो होगी, तो पूर्वी क्षेत्र में हो जाती थी वर्षा। बट और जो क्षेत्र होते थे वहाँ पे इतनी वर्षा नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया ही थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदान और पहाड़ों की ढालों पर पाली जाती थी, जिनसे ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन वस्तुएं मिलती थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो स्टेपी के जो घास के मैदान है वहाँ पे चरवाहे अपने पशुओं को चराते थे और इनसे फिर हमें मांस, दूध, ऊन मिलते थे। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल पिंड खजूर देते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ है। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और स्पष्ट जानकारी हमें इसकी लेनी चाहिए। तो यहाँ तक आपका भौगोलिक स्थिति खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ तक आपकी भौगोलिक स्थिति खत्म हो गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगला टॉपिक हम अपना शहरीकरण का महत्व, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया। और अगर आपको समझ ना आए तो जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बट मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश की है कि हर बच्चे को सारी चीज़ें समझ में आए। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कितनी भी बार आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपका इंस्टेंट रिप्लाई ज़रूर दूँगी, ठीक है। तो आप डबल वीडियो चला लेना, यानी कि बार बार वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो भूगोल के बारे में तो हमने देख ही लिया, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में क्या देखा था, हरी भरी घासों के मैदान थे, बारिश वहाँ पे अच्छी हो जाती थी, जंगली फूल थे, स्वच्छ झरने थे,
ठीक है। 7,000 से 6,000 के बीच वहाँ पे खेती हुई। उत्तरी में स्टेपी के घास के मैदान थे जहाँ पे चरवाहे पशुपालन करते थे, वो उनकी आजीविका का अच्छा साधन बन जाते थे। और सर्दियों की वर्षा के बाद जो छोटी छोटी घासें उगती थी वहाँ से अपना भरण पोषण करते थे। दक्षिणी को रेगिस्तान कहा जाता था और यही वो क्षेत्र थे जहाँ पे नगरों की और लिखित जो प्रादुर्भाव है वो शुरू हुआ, लेखन कला का शुरू हुआ। ठीक है। और दजला और जो फरात नदियाँ थी ये अपने साथ क्या करती थी, ये मिट्टी को ले आती थी, पहाड़ों से जब निकल के आती थी ये मिट्टी को ले आती थी और उपजाऊ मिट्टी को बाढ़ आने के बाद वो छोड़ देती थी। ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा था कि परिवहन के लिए एक अच्छा साधन है दजला की जो सहायक नदियाँ हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए। और पहाड़ी क्षेत्रों में रेगिस्तान क्षेत्रों में जब ये आ जाती थी फरात की नदियाँ तो ये बटकर बहने लगती थी और इनसे सिंचाई होती थी मटर मसूर गेहूं के खेतों की। ठीक है। और इस सभ्यता में इतनी पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी, केवल पूर्वी को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे हुआ करते थे। पर फिर भी ये जितनी भी उसकी समकालीन सभ्यता थी सब में सबसे ज़्यादा उपजाऊ थी। ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया। ये खजूर मिलते थे वहाँ, मछलियों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपकी। आई होप आपको अच्छे से सब समझ आया होगा। ठीक है। तो हमने अपना चैप्टर कर लिया है यहाँ पे, पहला टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में लेकर आऊँगी बहुत जल्द। इतने आप इसको पक्का करिए, अपने नोट्स बनाइए और तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी वीडियोस आपको इसके हिस्ट्री के साथ पॉलिटी और इंग्लिश की भी वीडियोस मिलेंगी, क्लास 11th की ही नहीं बल्कि क्लास 12th की भी। अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे रखी है। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। स्टे सेफ।